आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। दायां हस्त नियम होता क्या है और ये नियम कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में हम इस नियम में पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर है हमारा, और डीसी जनरेटर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उस विद्युत वाहक बल को हम जो दिशा देखते हैं उसकी वह दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। दायां हस्त का नियम होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और इसी विषय पर हम देखते हैं कि दायां हस्त नियम क्या होता है। सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि इसका प्रयोग हम कौन सी जगह पर करते हैं। हमारा जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाला जो हमारा ईएमएफ है, उस ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए या उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। तो सामने देखिए कि डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर का जो उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल है, उस विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, किसको ज्ञात करने के लिए, ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से बन के आता है। क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का जो प्रयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है वह होता है डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए। पहला इस प्रकार से हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन वो बना सकता है कि डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, वही चीज है फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। तो इसको ध्यान में रखना, ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम राइट हैंड रूल या दायां हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। तो दायां हाथ का नियम है, ये नियम हमारे लिए क्या बताता है। देखिए कि वैज्ञानिक ने, जो फ्लेमिंग नाम का वैज्ञानिक था, इसने इस नियम का प्रतिपादन किया है। तो इस नियम में उसने बताया है कि अपने दाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियों, दाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियों तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार से फैलाया जाए कि प्रथम अंगुली अर्थात फोर्थ फिंगर, और फोर्थ फिंगर तो दर्शाती है हमारे लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा दर्शाता है चालक की गति दिशा को। तो इससे हमारी जो मिडिल फिंगर है अर्थात दूसरी अंगुली है, वो दर्शाएगी उत्पन्न होने वाले ईएमएफ की दिशा को। देखिए, अपने हाथ की प्रथम दो अंगुलियों और अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से। ये हमारा अंगूठा है, ये पहली अंगुली है और ये दूसरी अंगुली है। इसको हम देखा जाए तो फोर्थ फिंगर के नाम से जानते हैं, और ये वाली अंगुली है, इसको मिडिल फिंगर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो अंगूठा है, ये अंगूठा किसको दर्शा रहा है, चालक की गति दिशा को। अर्थात डीसी जनरेटर में जो हमारा आर्मेचर होता है वह किस दिशा में रोटेट हो रहा है या किस दिशा में गतिमान हो रहा है, उसकी दिशा को अंगूठा दर्शा रहा है। और जो हमारी प्रथम अंगुली है, फोर्थ फिंगर, ये हमारे लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो जो हमारी दूसरी अंगुली है, मिडिल फिंगर, ये किस चीज को दर्शाएगी, उस चालक में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ की दिशा को मिडिल फिंगर दर्शाएगी। तो यही है कि इस नियम में अंगूठे को समकोण पर, दोनों में कौन सा एंगल बनाना है हमको, समकोण। ये भी 90 डिग्री हो और ये वाला भी 90 डिग्री हो। तो इस प्रकार से समकोण बनता है, और इस समकोण बना करके हम देखते हैं कि अंगूठा तो गति दिशा और प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। तो हमारी जो मिडिल फिंगर है ये उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को दर्शाती है। अब इस चीज को हम देखते हैं कि एक डायग्राम के माध्यम से
समझते हैं। डायग्राम में आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में हमारा जो हाथ है दायां हाथ है अर्थात राइट हैंड ही है, और इसी हैंड में हम समझेंगे। ऐसे अपने हाथ में आप खुद भी कर सकते हो ये प्रैक्टिस। इसमें देखना, इसको ध्यान रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि अपना दायां हाथ लो और उस दाएं हाथ में देखो कि हमारा जो अंगूठा है और प्रथम अंगुली और द्वितीय अंगुली है, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर स्थापित हो। जैसे कि आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा है ये 90 डिग्री है और ये वाला हिस्सा भी 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से जो एंगल बन रहा है, इस एंगल से हम इनमें समकोण बनाते हैं। तो ये देखते हैं, तो इसमें देखिए आप कि हमारा जो अंगूठा है ये किस दिशा में गतिमान हो रहा है, ऊपर की दिशा में। दिशा कौन सी है, ऊपर की। ये होती है हमारे लिए चालक की गति दिशा। चालक मतलब हमारा क्या है, आर्मेचर, आर्मेचर की गति दिशा। और हमारी जो प्रथम अंगुली है किसको दर्शा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है। तो हमारी जो द्वितीय अंगुली है अर्थात मिडिल फिंगर है, ये उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाएगी। करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर, चालक में उत्पन्न विद्युत धारा को दर्शाएगी। इसको हम विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। दोनों चीज एक ही है, क्योंकि विद्युत वाहक बल होगा तो करंट फ्लो होगी। तो ये देखते हैं, इस डायग्राम में समझ में आ गया होगा आपको कि ऊपर वाली जो दिशा है वो किसकी दिशा है, आर्मेचर की गति दिशा है। सामने वाली जो फिंगर है वो किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जो हमारी द्वितीय अंगुली है वह उत्पन्न होने वाली ईएमएफ की दिशा को दर्शा रही है। हमारा यहाँ पर वेक्टर डायग्राम भी है। वेक्टर डायग्राम में देखिए आप, इस एरो से हमें पता लगता है कि दिशा किस तरफ है, ऊपर की ओर। ये किसकी दिशा है, मोशन। मोशन अर्थात गति। किसकी गति, चालक की गति दिशा को अंगूठा दर्शाता है। दूसरी है फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये किसको दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये किसको दर्शा रहा है, इंड्यूस्ड करंट यानी कि उत्पन्न विद्युत धारा को दर्शा रहा है। समझ में आया। डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली। अब पढ़ेंगे हम डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली कि डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह किस प्रकार से होता है। तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो आर्मेचर चालक होते हैं उन चालकों में ईएमएफ उत्पन्न होता है। उन ईएमएफ किस प्रकार का होता है, वो प्रत्यावर्ती मान का। आर्मेचर चालकों में, आर्मेचर चालकों में उत्पन्न ईएमएफ प्रत्यावर्ती मान का होता है। अर्थात किस प्रकार का, एसी अल्टरनेटिंग करंट। आर्मेचर चालकों में जनरेटर भली से डीसी हो या एसी हो, दोनों के आर्मेचर चालकों में उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल है वो किस प्रकार का होगा, एसी प्रकार का। ये ध्यान दे लेना, क्वेश्चन आता है यहाँ से। आर्मेचर चालकों में उत्पन्न ईएमएफ जनरेटर बली से वो डीसी दे या एसी दे, क्वेश्चन यहाँ से भ्रमित करने के लिए वो डीसी जनरेटर से ही बनाता है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल है वह किस प्रकार का होता है, एसी, डीसी, एसी या डीसी या दोनों ही प्रकार का। ऑप्शन में देगा। तो आपको विशेष ध्यान देना कि आर्मेचर चालकों में जो उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल वो तो कौन सा होगा, हमेशा हमेशा के लिए एसी ही होगा, अर्थात प्रत्यावर्ती मान का विद्युत वाहक बल होगा। तो अब बात करते हैं हम कि जनरेटर हमारे पास डीसी है और एसी है, दोनों में ही जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो एसी होगा। लेकिन डीसी जनरेटर में तो डीसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमें एसी चाहिए या डीसी। अब इसके लिए हम बाह्य परिपथ में जो सप्लाई को प्रदान करते हैं वहाँ पर हम एक ऐसी युक्ति लगाते हैं
जिसके प्रयोग से ही हम डीसी और एसी का डिफरेंट कर सकते हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए कि दो प्रकार की विधियां होती है। एक तो होती है स्लिप रिंग विधि, स्लिप रिंग विधि, और दूसरी होती है स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर विधि। ये किसकी विधियां हैं? बाह्य परिपथ में विद्युत वाहक बल को ले जाने की ये दो विधियां होती है। पहली है स्लिप रिंग और दूसरी है स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर इन दोनों विधियों से हम इसको बाह्य परिपथ में लेके जाता है और इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि आउटपुट में हमें कौन सी सप्लाई मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम विधि की। प्रथम विधि होती है हमारी स्लिप रिंग। स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रोंज धातु की फास्फर ब्रोंज धातु की स्लिप रिंग प्रयोग की जाती है। तो इस जो स्लिप रिंग है दो वर्ताकार रिंग होती है और दो वर्ताकार रिंग होती है और ये दोनों वर्ताकार रिंग एक बेकेलाइट के आधार पर स्थापित होती है और इन रिंगों पर हमारे कार्बन ब्रश गतिमान होते हैं। दोनों रिंगों पर अलग अलग आर्मेचर के चालक पृष्ठ जिसको हम ए बोल सकते हैं और दूसरी पर चालक वी दोनों स्थापित होते हैं। ये समझेंगे हम एक डायग्राम के माध्यम से, आगे देखेंगे उस चीज़ को। यहाँ पर जो स्लिप रिंग होती है उसका प्रयोग हम करते हैं एसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए। कौन सी सप्लाई? एसी। अब एसी क्यों? देखिए कि हमारे पास जो स्लिप रिंग है इन दोनों का संपर्क सीधे सीधे यहाँ पर कर दिया गया है। आर्मेचर चालकों के दोनों संपर्क कहाँ पे जोड़ दिए? स्लिप रिंग पर। यहाँ पर माना कि हम देखते हैं कि पॉजिटिव दिशा में विद्युत धारा गतिमान हो रही है तो ये दूसरे पर नेगेटिव दिशा में धारा गतिमान हो रही है। तो ये एक वर्ताकार पथ है और हमेशा हमेशा इस पर कौन सी सप्लाई होगी? एसी ही होगी। दूसरे पर उस पर भी एसी होगी, लेकिन प्लस है तो वो अपनी दिशा परिवर्तन नहीं करेगा। क्यों? इसलिए नहीं करेगा कि प्रत्येक आधे चक्र के बाद में अपनी दिशा बदल लेता है चालक। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम डायग्राम से समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि स्लिप रिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बाह्य परिपथ में एसी सप्लाई लेने के लिए हम स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। दूसरी रिंग आती है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग दो खंडों में बनी हुई होती है। वर्ताकार छल्ला होता है, ये समझो जैसे कि ये वर्ताकार छल्ला है। अब ये क्या होता है कि बीच में से कटा होता है, यहाँ से ये वाला हिस्सा कटा हुआ होता है, यानी कि एक रिंग को दो भागों में बांट दिया गया है। इसका एक खंड तो ये है और दूसरा खंड ये है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या भरा हुआ है? अचालक। दोनों एक दूसरे से संपर्क नहीं कर रही है। दो अलग अलग खंड हो गए, जैसे कि इसको अपन कलर से देख सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है पीले कलर में, ये इसका एक टुकड़ा है और दूसरा टुकड़ा है हमारे पास रेड कलर में। तो यहाँ पर दो खंड दिखाई दे रहे हैं आपको और दो खंड वाली रिंग ही हमारी क्या कहलाएगी? स्प्लिट रिंग। ये होता है हमारे दोनों प्लस और माइनस के संयोजन के लिए, इसको बोला जाता है स्प्लिट रिंग। इसके
हम ये देखते हैं कि व्यापारिक स्तर पर हमें अधिक विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आर्मेचर में अनेक सारे चालक प्रयोग करेंगे, और अनेक सारे चालक प्रयोग करेंगे तो हमें अनेक खंडों वाली स्प्लिट रिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यापारिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली जो स्प्लिट रिंग होती है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। ये बनी होती है अनेक खंडों में, जैसे कि यहाँ पर देखना ये वाली रिंग है, ये रिंग अलग अलग खंडों में बटी होगी। हमने कम्यूटेटर पढ़ा है जस्ट इसी से पहले, जहाँ पर हम डीसी जनरेटर के भाग पढ़ रहे थे उसमें हमने कम्यूटेटर को पढ़ा है। तो कम्यूटेटर में ये होते हैं हमारे सेगमेंट, इन सेगमेंट के बीच में रिक्त स्थान होता है जिसमें भरा होता है हमारा अचालक माइका, जिसको हम अभ्रक भी बोलते हैं। वो क्या करता है, दो सेगमेंट को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। तो ये होता है अनेक सारे खंडों से बना होता है। ये डिपेंड करता है कि आर्मेचर में हमने कितने चालक लगा रखे हैं, उसी के ऊपर हम इसकी जो सेगमेंट संख्या वाला कम्यूटेटर प्रयोग करते हैं। तो देखिए कि इस प्रकार की जो स्प्लिट रिंग होगी उसमें भी हमें कौन सा विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में मिलेगा, डीसी, और कम्यूटेटर में भी कौन सा विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में मिलेगा, डीसी। अब एसी चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओनली स्लिप रिंग प्रयोग करेंगे। समझ में आया ये? अगर एसी विद्युत वाहक बल हमें बाह्य परिपथ में चाहिए तो उसके लिए हम स्लिप रिंग प्रयोग करेंगे, और डीसी विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में चाहिए तो उसके लिए स्प्लिट रिंग प्रयोग करेंगे। इन्हीं दोनों उपकरणों या दोनों रिंगों पर डिपेंड करता है हमें बाह्य परिपथ में एसी चाहिए या डीसी, और इन्हीं के आधार पर हम एसी जनरेटर अर्थात अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर दोनों में कंप्रोमाइजन करते हैं। अन्यथा हम ये तो देखते हैं कि आर्मेचर में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वह हमेशा एसी प्रकार का ही होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, चलो इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। सामने देखिए आप डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। इस डायग्राम में दो डायग्राम दिए हुए हैं। पहला केस तो ये होता है और दूसरा केस ये होता है। तो हम पहले केस पे जाते हैं। पहले केस में आपको ये देखना है कि हमारा जो जनरेटर होता है, जनरेटर में दो भाग होते हैं। एक तो होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र एन और एस, नॉर्थ एंड साउथ दिशा, जो कि चुंबक के अंदर होती है। तो ये तो हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। दूसरी बात करते हैं कि मध्य में आपने एक लूप देख रहे होंगे। लूप मतलब एक कुंडली देख रहे हो, अर्थात हम इसको एक चालक बोल सकते हैं। तो ये चालक की दिशा आप देखना, और किस प्रकार से इसमें धारा गतिमान होगी वो दिशा भी आपको इस डायग्राम में देखनी है। अभी इस पर ध्यान नहीं देना है, अभी ध्यान यहाँ पर देना है फर्स्ट वाले फिगर में। तो इसमें देखिए हमारे पास कम्यूटेटर है। क्या है, कम्यूटेटर, या फिर इसको हम स्प्लिट रिंग देख सकते हैं क्योंकि दो ही खंडों में देखना है। तो हमारे पास जो यहाँ पर ये येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, दो खंडों में बटा हुआ है। यहाँ से देखिए यहाँ पर एक सिरा है हमारा एफ और दूसरा सिरा है हमारा ई। दो सिरे हैं, ये दोनों सिरे किसके हैं, स्प्लिट रिंग के। पहला सिरा तो ई और दूसरा सिरा एफ है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारे पास एक चालक है। चालक में लूप बना हुआ है। चालक को हम देखते हैं, हमारा ए पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेकर के बी पॉइंट तक ये हमारा, हमको इसको एक साइड बोलेंगे। जो भी हमारा एलिमेंट होता है, क्वाइल का तत्व होता है, वह हमारा एक साइड होता है और ये इसकी दूसरी साइड है। तो इसमें देखिए आप कि धारा अगर इस दिशा से गतिमान होती है, ए से बी की तरफ, फिर बी से कहाँ जाएगी, सी की तरफ, सी से कहाँ जाएगी, डी की तरफ, और डी से वापस बाहर निकल जाएगी। अब एक चीज़ और है कि जहाँ तक हम डीसी जनरेटर को लोड से संयोजित नहीं करते वहाँ तक उसमें ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि धारा का प्रवाह नहीं होता तो ईएमएफ का कोई मतलब नहीं है। तभी होगा वो उत्पन्न जब हम उसको बाह्य परिपथ तथा लोड के साथ में संयोजित कर देते हैं। तो हम जैसे इस पर लोड लगाते हैं तो हमारा जो कम्यूटेटर है अर्थात स्प्लिट रिंग है, तो यहाँ पर जो हमारे कार्बन ब्रश है,
इन कारबरसों के माध्यम से इसको हम बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं। तो देखिए कि जैसे हम इसको गति देते हैं, यहाँ पर इस एरो के द्वारा आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी दिशा है, अर्थात हमारा जो आर्मेचर चालक है वह किस दिशा में गतिमान होगा, नीचे से ऊपर की ओर। ये देखिए कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि इसका टर्न किस प्रकार से होगा, ऐसे। जैसे हम टर्न करते हैं तो आप ये देखिए कि ये अभी समतल बिल्कुल सामने से आपको 180 डिग्री के एंगल पर दिखाई दे रहा होगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे अपन आधा टर्न पूरा करते हैं, आधा टर्न में ये वाला हिस्सा कहाँ पर आ जाता है, इस तरफ, जो कि हमारी सेकंड स्थिति होगी। अब सेकंड स्थिति यहाँ पर देखिए, आप साथ में आप इस डायग्राम को भी देखिए, जो हमारा ए टर्मिनल और बी टर्मिनल है, अर्थात इस एलिमेंट के ए और बी पॉइंट है, वो दूसरे फिगर में कहाँ पर चले जाते हैं, दूसरी तरफ। देखिए दोनों में क्या अंतर आ रहा है, ए और बी यहाँ पर फर्स्ट में है और इसमें सेकंड स्थिति में है। तो ये तो स्थिति है 180 डिग्री से पहले की, और ये स्थिति है 180 डिग्री के बाद की, अर्थात आधे चक्र के बाद की। ये तो आधे चक्र पहले की है और ये कौन सी है, आधे चक्र के बाद की। तो इसमें आप ये चीज देखना, यहाँ पर नॉर्थ है अर्थात उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव ही है, ठीक है। दूसरा है हमारा दक्षिणी ध्रुव, और इसमें भी दूसरा है दक्षिणी ध्रुव, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं है, जैसा का जैसा ही है। दोनों फिगर में चुंबकीय क्षेत्र जैसा का जैसा ही है। अब ये देखिए, आप यहाँ से गति दे रहे हो, इसकी भी दिशा वह का वही है और इसमें गति की दिशा भी वह का वही है, कोई चेंजेज नहीं है। एक ही दिशा में हम रोटेट करेंगे आर्मेचर को। अब इतना सा देखना है कि जो हमारा आर्मेचर चालक है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अगर यहाँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो आप ये समझ जाओगे कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। देखिए कि हमारा जो स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग में ये एफ सिरा है और ये ई सिरा है। अब साइड ए और बी की तरफ कौन सा सिरा संयोजित है, एफ। सेकंड टर्मिनल में देखिए आप, यहाँ पर भी आपको वही दिखाई देगा, ए और बी की तरफ कौन सा सिरा है, स्प्लिट रिंग का एफ सिरा। लेकिन एक चीज पर विशेष ध्यान देना, एफ सिरा इसमें इस तरफ था और इसमें एफ सिरा इस तरफ हो गया है। चेंजेज आया, आधे चक्र के बाद में परिवर्तन हो गया है, यानी कि ये 80 डिग्री से पहले की थी और ये 80 डिग्री के बाद में। जैसे आधा चक्र होता है तो यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग है उसकी दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए कहते हैं हम कि आर्मेचर चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती मान का होता है, अर्थात बदलता हुआ होता है। देखिए जो यहाँ पर ए चालक था, ए और बी वाला चालक, वो अभी कौन सी स्थिति में है, दूसरी तरफ। आधे चक्र में उसकी दिशा बदल जाती है, अर्थात किसके संपर्क में है, पहले तो था ये ए और बी किसके संपर्क में, एन ध्रुव के संपर्क में। लेकिन आधे चक्र के बाद में कौन ए और बी वाला चालक किसके संपर्क में आ गया, एस ध्रुव के संपर्क में। तो दिशा का परिवर्तन हो गया, और दिशा का परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया, हमारी जो प्रत्यावर्ती मान की दिशा है वो भी बदल गई है। तो इतना समझ में आया। इसके बाद में हम देखते हैं कि चालक बी जो कि सी और डी है, सी और डी अब इस स्थिति में किसके संपर्क में, उत्तरी ध्रुव के संपर्क में, जबकि यहाँ पहले किसके संपर्क में थे, दक्षिणी ध्रुव के संपर्क में। तो दिशा परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसी स्थिति में हम उसी के साथ साथ में हम देखते हैं हमारे स्प्लिट रिंग को, स्प्लिट रिंग की भी दिशा बदल गई है। देखिए यहाँ पर एफ सिरा संयोजित है और यहाँ पर ई सिरा संयोजित है। तो आधे चक्र के बाद में ई सिरा तो आगे की तरफ आ गया है और एफ सिरा पीछे की तरफ चला गया है। तो यही परिवर्तन है। अब इस परिवर्तन से ये कहेंगे, आप ये बताओ मेरे को, विद्युत धारा तो इसमें भी वह ऊपर की तरफ ही गतिमान थी और रिटर्न होकर के नीचे की तरफ आई, इसमें भी वह का वही है कि ऊपर की तरफ गतिमान है और रिटर्न होकर के नीचे की तरफ आई, और बाह्य परिपथ में भी ऐसे कैसे निकलेगी। तो जैसी यहाँ से गुजर रही थी धारा की दिशा, वैसी की वैसी धारा की दिशा यहाँ है, यानी कि दोनों में कोई चेंजेज नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो बाहर निकलने वाली सप्लाई है वो कौन सी निकलेगी, डीसी।
यहाँ से बाहर निकलने वाली जो सप्लाई है वो कौन सी निकलेगी हमारी, डीसी। और ये सप्लाई होती है डीसी जनरेटर में। वो किस पर डिपेंड किया है, इसको, जो हमारी स्प्लिट रिंग है। अब इसी के साथ सपोज करते हैं हम कि हमें यहाँ पर क्या प्रयोग की है, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग होती है दो खंडों में, इस प्रकार से बटी होती है। पहला खंड ये है और दूसरा खंड ये वाला है, ठीक है। ये हमारा एक आधार है और आधार पर ये लगी हुई है। बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा कम्यूटेटर कार्बन ब्रश गतिमान होते हैं, तो इनका जो संपर्क है इस वाले चालक का तो इस वाले से है और सेकंड चालक का इस वाले से है। लेकिन वर्ताकार पथ है तो हमेशा जो विद्युत धारा इसमें बहेगी वह हमेशा के लिए बहेगी, लेकिन ये भी हमेशा के लिए बहेगी। अब यहाँ पर एक परिवर्तन होता है कि जैसे ही आधे चक्र के बाद में हमारी स्प्लिट रिंग घूर्णन कर रही थी, उसकी दिशा बदल रही थी, ठीक प्रकार से आधे चक्र के बाद में रिंग की भी दिशा बदलेगी। लेकिन विशेष ध्यान देना कि यहाँ पर रिंग वर्ताकार है, इसीलिए इसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसी पहले थी वैसी की वैसी रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि स्लिप रिंग में आप यदि जो सप्लाई दोगे वही सप्लाई बाहर निकलेगी। एक वर्ताकार रिंग है, आप जैसे कि ये देखिए मेरी रिंग है, इस रिंग में देखिए कि एक पूरा पथ है वर्ताकार स्थिति में। तो ये इस पथ में आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैं यहाँ से कार्बन ब्रश इस पर गतिमान करूँगा तो ये इस तरफ भी उसी तरह रहेगा, जहाँ से अगर जो हिस्सा यहाँ पर छू रहा है वो वही हिस्सा चारों तरफ छुएगा। लेकिन इस प्रकार की जो स्लिप रिंग में दो स्लिप रिंगें होती है, इस पर यदि हमने प्लस संयोजित किया है तो दूसरे वाले पर माइनस संयोजित करेंगे। तो आप ये देखिए जो विद्युत धारा हमें यहाँ मिलेगी वही विद्युत धारा नीचे की तरफ है, वही इधर है और वही इधर है, कोई परिवर्तन नहीं है इस चीज़ में। आगे देखते हैं। तो इतना समझ में आया ये कैसे परिवर्तन होता है, ओनली 80 डिग्री के एंगल के बाद में, क्योंकि ये घुमाव होता है और घुमाव के साथ साथ ही ये परिवर्तन होता है। तो ये था हमारी डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली। अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।